हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। थ्योरम्स को इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है? किसी भी सर्किट यदि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वह रेसिप्रोसिटी थ्योरम को भी फॉलो करता है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि किसी सर्किट या किसी नेटवर्क में आपके एक ब्रांच में वोल्टेज सोर्स लगा हो तथा किसी अनोदर ब्रांच में आपका एमीटर लगा हो जो आपके करंट की रीडिंग लेने के लिए लगाया गया। अब यदि आप क्या करोगे, फर्स्ट कंडीशन में आपका वोल्टेज सोर्स के द्वारा उस एमीटर की जो रीडिंग आई है वो, और सेकंड कंडीशन में जब आप वोल्टेज सोर्स और एमीटर की कंडीशन को इंटरचेंज कर देते हो तो उस सेकंड कंडीशन में एमीटर की रीडिंग और फर्स्ट कंडीशन में एमीटर की रीडिंग यदि सेम है तो वह रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाती है और वह सर्किट रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करता है। तो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया, यदि किसी नेटवर्क सर्किट में वोल्टेज सोर्स तथा एमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो दोनों ही कंडीशन में यदि एमीटर की रीडिंग सेम है तो वह नेटवर्क रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करता है। तो यह बात होगी इसके स्टेटमेंट की। यहाँ पर मैंने दो सर्किट आपको दिखाए हैं, सर्किट फर्स्ट और सर्किट सेकंड। आप देखोगे सर्किट फर्स्ट में आपका वोल्टेज सोर्स एक ब्रांच में लगा और अनोदर ब्रांच में एमीटर लगा। तो इस कंडीशन में हम इसको जब सोल्व करते हो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कंडीशन में इस तरह से जो सर्किट आपको दिया गया है उसमें आप क्या करोगे, एमीटर या जिस भी ब्रांच में वो कह रहा है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करो उस ब्रांच में हम करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चाहे किसी थ्योरम का इस्तेमाल करो या चाहे आप नोड मेश एनालिसिस का इस्तेमाल करो। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड कंडीशन में सेकंड सर्किट बनाओगे जिसमें आप एमीटर और वोल्टेज सोर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अब एमीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे और देखोगे कि सेकंड कंडीशन में जो करंट आई डैश आई है और फर्स्ट कंडीशन में जो करंट आई आ रही थी दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। यदि दोनों की वैल्यू सेम है तो आपका सर्किट या नेटवर्क रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता, और ये हमेशा आपकी सेम ही आएगी। तो यहाँ पर सर्किट फर्स्ट में आपको करंट I1 फ्लो हो रही थी जिसमें हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन में वोल्टेज और एमीटर को इंटरचेंज कर दिया तो I डैश करंट फ्लो हो रही थी। तो दोनों करंट क्या होंगी, इक्वल होंगी, और यही आपकी क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक आपको सर्किट दिया गया है और कहा है कि प्रूव द रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर फॉलोइंग सर्किट। तो हमें क्या करना है, जो सर्किट दिया गया है उसके लिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करना। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व कैसे करेंगे, जो सर्किट हमें दिया गया है उसी कंडीशन में जिस ब्रांच में आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए कहा गया है उसमें से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो केस फर्स्ट में हमने क्या किया, फाइंड करंट इन फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी यही है, इसमें जैसे जो आई करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, ये सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। ये आपका सर्किट है, इसमें से आई की वैल्यू निकालनी है तो पहले वोल्टेज सोर्स कितने करंट डिलीवर कर रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए 4 ओम और 4 ओम किस में, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम और फिर 2 ओम और ये 2 ओम किस में, सीरीज में। तो टोटल आपका कितना हो गया, 4 ओम रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ के अनुसार I इक्वल टू वी बाई आर के फॉर्मूले से I1 डैश, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उसको मैंने मान लिया I1 डैश। तो I1 डैश की वैल्यू आपकी अब हो जाएगी 16/4 वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपकी आ गई 4 एम्पियर। तो अब आपको पता चल गया यहाँ से जो करंट I1 डैश फ्लो हो रही है उसकी आपकी वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर। अब आपको निकालना I की वैल्यू। तो अब दो पैरेलल ब्रांच हैं और आपके पास टोटल करंट है, उन दोनों में करंट डिवाइड करनी है। तो आपको करंट डिवाइडर रूल पता है कि किसी भी ब्रांच में करंट यदि आपको निकालना हो तो उसके अपोजिट ब्रांच में का रजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 4 + 4 इंटू टोटल करंट 4। तो ये आपका हो गया 4 डिवाइड बाई 4 + 4 ऐड इंटू 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 2। तो आपकी आई की वैल्यू यहाँ से करंट डिवाइडर रूल की सहायता से आ गई 2 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में
जो वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है उसको इंटरचेंज कर दिया तो आपके पास नया सर्किट ये बन गया। अब इस नए सर्किट में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो करंट फ्लो रही है उसको हमने मान लिया आई डैश की वैल्यू हम अब कैलकुलेट करेंगे। आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे, फिर उसके साथ इसके साथ जो सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको सोल्व करेंगे, और यहाँ 16 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वजह से जो करंट डिलीवर हो रही है I2 डैश उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर से करंट डिवाइडर रूल लगाकर I1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करते हैं तो आप पैरेलल में जानते हो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो यहाँ से R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 जब करोगे तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन तो हो जाएगा 4 प्लस 2 6, तो ये आ गया 8/6। अब आपको पता है 8/6 ओम जो है 4 ओम के साथ किस में है, सीरीज में, तो 4 ओम इसके साथ ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम 6, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 6 इंटू 4 तो 24, तो ये आपका आ गया 32 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 16 वोल्ट के साथ जो सीरीज में वो आपका आ गया 32 डिवाइड बाई 6 ओम। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आसानी से I2 डैश की वैल्यू निकल जाएगी जो होगा V डिवाइड बाई R के फॉर्मूले से। V की वैल्यू 16 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 332 डिवाइड बाई 6, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 32 इंटू 6, तो 16 से 32 को कैंसिल आउट करोगे 2 को 6 से कैंसिल किया तो 3, तो आपका I2 डैश आ गया 3 एम्पियर। तो अब यहाँ से आपके I2 डैश की वैल्यू आ गई। I2 डैश की वैल्यू अब आपको पता चल गई कितनी है, 3 एम्पियर। अब आपको I1 डैश की वैल्यू निकालनी है, तो वही करंट डिवाइडर लगाओगे, दो पैरेलल ब्रांच है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 4 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 2 प्लस 4 इंटू टोटल करंट, तो ये आपका आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 6 इंटू 3 से 6 को कैंसिल आउट करोगे तो आएंगे 2 से 4 को कैंसिल आउट करोगे तो आएंगे 2, तो I1 डैश इक्वल टू कितना आ गया 2 एम्पियर। अब आप देखोगे कि आपने जब फर्स्ट कंडीशन ली थी जिसमें आपका वोल्टेज सोर्स वहीं था जहाँ पे सर्किट में दिया गया, और आपका एमीटर वहीं पे है जहाँ जिस ब्रांच में वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम की बात कर रहा है, तो उस केस में आपकी आई थी 2 एम्पियर, और जब आपने इसको चेंज करके क्या कर दिया, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, तो I1 डैश की वैल्यू भी कितनी आई है 2 एम्पियर। तो आप कह सकते हो कि I इक्वल टू I1 डैश अर्थात 2 इक्वल टू 2 एम्पियर है। तो आपका सर्किट क्या करेगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करेगा। तो ये आसान सी थ्योरम थी जिसको आप किसी भी दिए गए सर्किट के लिए आसानी से प्रूव कर सकते हो, और बहुत बार आपके ये मेन एग्जाम में पूछी जाती है, कंपटीशन एग्जाम में भी इस पे बेस्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, और आसानी से मेन एग्जाम में आप 4 से 5 नंबर ला सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।